जय हिंद दोस्तों, मैं हुकम धारावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं टाइम जोन और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। टाइम जोन को हिंदी में कहते हैं मानक समय कटिबंध। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं टाइम जोन यानी मानक समय कटिबंध के बारे में। पूरे विश्व को 24 टाइम जोनों के अंदर बांटा गया है। हमारा जो पूरा विश्व है उसको 24 टाइम जोनों के अंदर बांटा गया है और हर 15 डिग्री देशांतर का एक टाइम जोन निर्धारित किया गया है। तो हमारे पूरी पृथ्वी के ऊपर कुल देशांतर है 360 देशांतर है। हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर कुल देशांतर 360 है। उसको 15 डिग्री देशांतर का एक टाइम जोन बनाया है। तो 360 के अंदर अगर हम 15 का भाग देते हैं तो हमारे पास आता है उत्तर 24, यानी कुल देशांतर है 360 डिग्री। 15 डिग्री का एक टाइम जोन बनाया गया है, तो 15 डिग्री का भाग दे दिया तो कुल हमारे पास उत्तर कितना आता है 24, यानी पूरे विश्व को 24 टाइम जोनों के अंदर बांटा गया है। तो ये 0 डिग्री प्रदान देशांतर रेखा जो आपको नजर आ रही है उसके पूर्व की साइड में और 0 डिग्री प्रदान देशांतर रेखा के पश्चिम की साइड में 12-12 टाइम जोन बनाए गए हैं। तो 0 डिग्री के इस साइड हर 15 डिग्री का एक टाइम जोन, तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, इस टाइप से करते करते लास्ट 180 डिग्री तक। और 0 डिग्री प्रदान देशांतर रेखा है, इसके पश्चिम की साइड में भी 15-15 डिग्री के टाइम जोन बनाए गए हैं। 15, 30, 45, 60, 75, 90 डिग्री, 105 डिग्री, इस टाइप से यहाँ पर भी 180 डिग्री तक। कहने का मतलब है कि 0 डिग्री प्रदान देशांतर रेखा के पूर्व की साइड में और 0 डिग्री प्रदान देशांतर रेखा के पश्चिम की साइड में हर 15 डिग्री का एक टाइम जोन बनाया गया है। तो अगर प्रश्न आता है कि टाइम जोन कितनी डिग्री का होता है एक टाइम जोन, तो 15 डिग्री का होता है। अब 0 डिग्री प्रदान देशांतर रेखा के इस साइड टोटल टाइम जोन कितने हैं? 12 टाइम जोन है। 0 डिग्री प्रदान देशांतर रेखा के इस साइड कितने टाइम जोन है? इस साइड भी 12। तो 0 डिग्री प्रदान देशांतर रेखा के पूर्व की साइड में भी 12 टाइम जोन है और 0 डिग्री प्रदान देशांतर रेखा के पश्चिम की साइड में भी 12 टाइम जोन है। तो कुल मिला के टाइम जोन कितने हैं? 24 टाइम जोन है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अब ये टाइम जोन 15 डिग्री का क्यों बनाया गया? तो 15 डिग्री का इसलिए बनाया गया कि हमारी पूरी पृथ्वी को सूर्य के सामने से एक बार निकलने में, एक बार पूरा का पूरा राउंड लेने में, घूर्णन करने में 24 घंटे लगते हैं। इसीलिए 24 टाइम जोन बनाए गए। अब टोटल देशांतर है वो 360 देशांतर है। तो 360 देशांतरों को सूर्य के सामने से निकलने में 24 घंटे लगते हैं। तो 15 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से निकलने में 1 घंटा लगता है। तो जो टाइम जोन बनाए गए हैं वो 1-1 घंटे के टाइम जोन हैं। तो इस साइड भी 12 टाइम जोन और इस साइड भी 12 टाइम जोन, टोटल कितने हो गए? 24 टाइम जोन। तो अगर प्रश्न आता है कि टाइम जोन, एक टाइम जोन कितने डिग्री का होता है, तो 15 डिग्री देशांतर का एक टाइम जोन होता है। एक टाइम जोन है वो कितने घंटे का होता है, तो 1 घंटे का टाइम जोन होता है। 0 डिग्री के पूर्व की साइड में कितने टाइम जोन है? 12 टाइम जोन है। 0 डिग्री के पश्चिम की साइड में कितने टाइम जोन है? तो वहां पर भी 12
टाइम जोन है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा का पूर्वी भाग है। अगर 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा के पूर्व की साइड में जाएंगे तो समय बढ़ता है, और 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा के पश्चिम की साइड में जाएंगे तो समय घटता है। और प्रत्येक देशांतर को सूर्य के सामने से निकलने में 4 मिनट का समय लगता है। इसीलिए 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा के पूर्व की साइड में जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ता जाएगा, और 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा के पश्चिम में जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर रेखा पर 4 मिनट है वो माइनस यानी 4 मिनट का समय घटता जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो ये टाइम जोन बनाए गए हैं, ये टाइम जोन इस साइड वाला भाग है, 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा के पूर्वी साइड वाला जो भाग है वो सूर्य के सामने सबसे पहले आता है, क्योंकि पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे घूमती है। तो ये वाला भाग सामने पहले आता है, इसलिए यहाँ पर टाइम बढ़ता है, और ये वाला बाद में आता है, इसलिए यहाँ पर टाइम घटता है। तो यहाँ पर जो ये टाइम जोन है, इस साइड समय बढ़ता है, इसलिए यहाँ वाला जो टाइम जोन है ये यहाँ पर देखो 0 से 15 डिग्री देशांतर रेखा को, यानी 15 डिग्री देशांतर रेखा को सूर्य के सामने से निकलने में कितने घंटे लगते हैं? 1 घंटा लगता है। तो प्लस 1 घंटा, प्लस 2 घंटे, प्लस 3 घंटे, प्लस 4 घंटे, प्लस 5 घंटे, प्लस 6 घंटे, ऐसे करते करते प्लस 7, प्लस 8, प्लस 9, प्लस 10, प्लस 11, प्लस 12। और इस साइड 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा के पश्चिम की साइड में प्रत्येक देशांतर पर समय है वो घटता रहता है 4 मिनट का। तो 15 डिग्री जो देशांतर है, प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय घटता है, तो 15 डिग्री जो देशांतर होते हैं उसमें समय कितना घटता है? 1 घंटे का। तो इस साइड में समय घट रहा है, इसलिए -1, -2, -3, -4, -5, -5, -6 और -7, ऐसे करते हुए 180 डिग्री तक -12 आ जाएंगे। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का टाइम जोन कौन सा है, तो अब अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का टाइम जोन कौन सा है, तो भारत का टाइम जोन है वो कैसे निकालना है, इसको देख के भारत का टाइम जोन, अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का टाइम जोन कौन सा है तो उसको निकालना है, तो सीधी सरल एकदम तरीका ये है कि सबसे पहले भारत की मानक रेखा आपको पता होनी चाहिए। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री। भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। अब ये 82.5 डिग्री है वो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। तो अगर प्रश्न आता है कि भारत की इसके बारे में भी मैंने पूरा विस्तार से, जो पिछला वीडियो था मानक समय के बारे में, वहां पर मैंने विस्तार से बताया हुआ है, तो वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो भारत का टाइम जोन कौन सा है, ये अगर प्रश्न आता है तो आपको बताना है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब 0 डिग्री के इस साइड वाले कौन से हैं? पूर्वी देशांतर है, और 0 डिग्री के इस साइड पश्चिम की साइड वाले पश्चिमी देशांतर है। तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब 82.5 डिग्री कहां पर है? यहां पर 75 और 90 के बीच में यहां पर है। ये आ गई 82.5 डिग्री। अब यहां पर आप देख सकते हो 75 और 90 के बीच में कौन सा टाइम जोन है? +6। तो अगर प्रश्न आता है कि भारत का टाइम जोन कौन सा है, तो भारत का टाइम जोन है
+6, क्योंकि 82.5 डिग्री मानक समय रेखा जो है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत की मानक समय रेखा है, वो पूर्वी देशांतर के अंदर कहाँ पर आ रही है? 75 से 90 के बीच वाले टाइम जोन में आ रही है। तो 75 से 90 वाला ये जो टाइम जोन है, ये कौन सा है? +6 का है। तो भारत का टाइम जोन कौन सा है? +6। अब ये समझने के बाद अब हम समझेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या पूरे विश्व के अंदर ये जो डेट होती है, तिथि होती है, उसका निर्धारण किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। अब तिथि रेखा को अगर विस्तार से हमें देखना है तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। 180 डिग्री वाली जो ये देशांतर रेखा आपको नजर आ रही है, ये वाली 180 डिग्री वाली देशांतर रेखा जो नजर आ रही है, ये देशांतर रेखा वास्तव में एक ही है। ये मानचित्र है। अगर इस मानचित्र को ग्लोब की टाइप में ले लिया जाए तो इस 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा के जस्ट सामने 180 डिग्री देशांतर रेखा होगी, और ये देशांतर रेखा 180 डिग्री ये वाली और ये 180 डिग्री ये वाली, ये दोनों एक ही लाइन है। तो ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा आपको जो नजर आ रही है, इसी के द्वारा पूरे विश्व की तिथि या डेट का निर्धारण किया गया है। तो अगर प्रश्न आता है कि पूरे विश्व की तिथि या डेट का निर्धारण कौन सी देशांतर रेखा को मानक मानकर किया गया है, तो वो किया गया 180 डिग्री देशांतर रेखा को मानक मानकर पूरे विश्व की तिथि या डेट का निर्धारण किया गया है। इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया पूरे विश्व के लिए, तो वो किया गया 1884 ईस्वी के अंदर। पूरे विश्व का जो समय है या तारीख है, डेट है, उसका निर्धारण करने के लिए लंदन के ग्रीनविच वेधशाला के अंदर जो बैठकें हुई, तो 1882 से लगा के 1884 के बीच तक पूरे विश्व का टाइम कैसे देखा जाएगा, टाइम किस तरह से माना जाएगा, उसकी बैठकें हुई। और जो सबसे लास्ट में जो निर्धारण किया गया वो किया गया 1884 ईस्वी के अंदर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। ये रेखा एक ऐसी रेखा है कि इसके इस साइड जाओगे तो दूसरा दिन, इस साइड आओगे भी तो दूसरा दिन मिलेगा, यानी पूरा एक दिन का अंतर यहां पर रहता है। वो कैसे रहता है तो वो देखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको अगर देखते हैं, अगर हम दिशा देखते हैं तो देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये 180 डिग्री जो आपको ये लाइन नजर आ रही है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके इस साइड वाली दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। यहां पर दिशा के अंदर देख सकते हैं कि ये जो लाइन है इसके इस साइड में कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। इस 180 डिग्री देशांतर रेखा के इस साइड में कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। तो ये दिशाओं के अंदर आप कंफ्यूज मत होना। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में जाते हैं तो दिन है वो बढ़ता है, अगला दिन प्राप्त होता है। और 180 डिग्री देशांतर के पूर्व में जाते हैं तो पिछला दिन प्राप्त होता है। तो पूर्व के अंदर कौन सा दिन रहता है? पिछला दिन। और 180 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में आते हैं तो अगला दिन प्राप्त होता है। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, 180 डिग्री देशांतर रेखा ये दोनों एक ही है, एक ही लाइन है। अगर इसको मानचित्र को मिला दिया जाए तो, ग्लोब की भांति बना दिया जाए तो 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में जाते हैं तो पिछला दिन प्राप्त होता है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में जाते हैं तो अगला दिन प्राप्त होता है। जैसे 180 डिग्री देशांतर रेखा के इस साइड में
मान लो शनिवार है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में कौन सा होगा? अगला दिन होगा, यानी रविवार होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 180 डिग्री के इस साइड में अगर शनिवार है तो इस साइड में कौन सा होगा? रविवार होगा। अब ये ऐसा क्यों होता है? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि सूर्य जो है या जो पृथ्वी है वो सूर्य के सामने जब घूर्णन करती है तो वो घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे घूमती है। जब पृथ्वी सूर्य के सामने पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सबसे पहले पृथ्वी का पूर्वी भाग है वो सूर्य के सामने आता है। जैसे अगर इसको देखें तो ये वाला भाग पहले आता है। अब ये वाला पहले भाग आता है तो यहां पर ये भाग हो गया। अगर इसको मैं यहां पर बना दूं तो सेम ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके इस साइड में कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। और 180 डिग्री के इस साइड में कौन सी दिशा है? तो पश्चिम दिशा है। सेम का सेम यहां पर देखो, इस साइड में पूर्व दिशा है, इस साइड में पश्चिम दिशा है। तो पृथ्वी घूम के पृथ्वी का जब पूर्वी भाग सबसे पहले आता है, पृथ्वी का पूर्वी भाग सबसे पहला, पृथ्वी जब घूमती है तो पृथ्वी का पूर्वी भाग यानी 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा के पूर्व की साइड वाला भाग है, यानी पूर्वी देशांतर है, वो सूर्य के सामने सबसे पहले आते हैं। इसीलिए 180 डिग्री के जो पश्चिम वाला भाग है यहां पर अगला दिन हमें मिलता है, और ये वाला भाग है ये बाद में आता है सूर्य के सामने, इसीलिए यहां पर कौन सा दिन रहता है? पिछला दिन रहता है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। इससे संबंधित अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। अब पूरे विश्व के अंदर कहां पर कौन सी तारीख होगी, कहां पर कौन सी तारीख नहीं होगी, डेट या दिन, उसका निर्धारण कौन सी रेखा करेगी? 180 डिग्री देशांतर रेखा निर्धारण करेगी। अब ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जो ये वाली सेम ही है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है जो पूरे विश्व का समय निर्धारित करते, समय निर्धारित नहीं, पूरे विश्व की तिथि निर्धारित करती है, दिन निर्धारित करती है। ये रेखा एकदम सीधी नहीं है। 180 डिग्री देशांतर रेखा जो सीधी है, 180 डिग्री देशांतर रेखा तो क्या है? सीधी है। पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसके ऊपर सीधी बनाई हुई नहीं है, वो इस तरह से बनाई हुई है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है, वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के जैसे सीधी नहीं है, उसको कई बार मोड़ा गया है, उसका कई बार क्या किया है? डाइवर्जन किया हुआ है। आप ये मैंने एक सीधी रेखा बनाई है और ये इसका किस तरह से डाइवर्जन किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा जो सीधी है, इसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो खींची गई है या जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको 3 बार विचलित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 3 बार तो विचलित किया गया है और 8 बार मोड़ा गया है। 8 बार मोड़ा गया। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एकदम सीधी नहीं है। अगर प्रश्न आता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन से देशांतर को माना गया है, तो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। क्या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एकदम सीधी है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा जो सीधी है, इस तरह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है, उसको 3 बार विचलित किया गया है। 3 बार विचलित, देखो यहां से आप देख सकते हो, यहां से एक बार तो विचलित ये किया गया, तो एक बार ये विचलित होगी,
फिर दोबारा ये विचलित किया गया, तो ये 2 विचलन हो गए इसके, और तीसरी बार यहां पर इसको विचलित किया गया है, ये तीसरी बार विचलित हो गई। तो कहने का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको 3 बार विचलित किया गया है और 8 बार इसके मोड़ लगाए हुए हैं। तो 8 बार तो इसको मोड़ा गया है और 3 बार इसको विचलित किया गया है। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्यों मोड़ा गया, क्यों विचलित किया गया? क्योंकि कोई भी इसके सामने जमीन का टुकड़ा आता था या कोई भी स्थल भाग आता था, इसके ऊपर से ये रेखा नहीं खींची गई। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पूरी की पूरी पानी के अंदर यानी जल के अंदर ही खींची गई है। जल के अलावा ये किसी भी स्थल भाग के ऊपर से खींची गई नहीं है। जल के अंदर से खींचने का कारण ये होता है कि जल में तो कोई समस्या नहीं होती है। मान लो कोई भूमि है, जमीन है, और जमीन के ऊपर से ऐसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निकल गई, तो एक ही जमीन पर इस साइड में होगा शनिवार और इस साइड होगा रविवार। इस साइड होगी 17 तारीख तो इस साइड होगी 18 तारीख। तो ये समस्या आ जाएगी। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूरा का पूरा जल से ही निकाला गया है, पानी के अंदर से निकाला गया है। उसको किसी भी स्थल भाग से नहीं निकाला गया है। स्थल भाग से निकालते तो उस देश को या उस भूमि पर 2 तो तारीख हो जाती और 2 वार हो जाते, यानी दिन भी अलग अलग हो जाते। यहाँ पर शनिवार होता तो इस साइड क्या होता, पश्चिम दिशा में रविवार। पूर्व दिशा में 17 तारीख होती तो इस साइड क्या होती, 18 तारीख होती। तो इस प्रकार की समस्या से या इस प्रकार की समस्या ना हो इसलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 बार विचलित किया गया और 8 बार मोड़ा गया। तो इसलिए इसको मोड़ा गया है। तो ये आपको इससे संबंधित ये एक और इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी जल संधि से होकर निकलती है? तो आपको बताना है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। अगर प्रश्न आता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कौन सी जल संधि से होकर गुजरती है, बेरिंग जल संधि। ये बेरिंग जल संधि होती क्या है, तो वो यहां पर देखें आप, ऊपर है विश्व का मानचित्र आप देखेंगे तो ऊपर है आर्कटिक महासागर और नीचे है प्रशांत महासागर। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जो जोड़ती है उसको कहते हैं बेरिंग जल संधि। अब यहां पर ऐसा बनाया हुआ है, इस साइड है रूस और इस साइड है अलास्का। यहां पर बेरिंग जल संधि है। जल संधि का मतलब होता है बहुत बड़ी जल राशियों को जोड़ने वाला जो पानी होता है। बहुत इस साइड प्रशांत महासागर का पानी है, इस साइड आर्कटिक महासागर का पानी है। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर जो बहुत बड़ी जल राशियां हैं उसको जोड़ने वाला जल का संकरा जो भाग होता है उसको जल संधि कहते हैं। और आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसको कहते हैं बेरिंग जल संधि। और इसी बेरिंग जल संधि से होकर ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निकलती है। तो बेरिंग जल संधि के इस साइड में, पश्चिम की साइड में तो रूस का साइबेरिया का भाग है और बेरिंग जल संधि के पूर्व की साइड में संयुक्त राज्य अमेरिका की जमीन है या संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है अलास्का। और ये अलास्का है, ये रूस से खरीदा हुआ भाग है। रूस से पैसे देकर अमेरिका ने इसको खरीदा था। तो इससे संबंधित ये प्रश्न बन सकते हैं। अब हम एक और प्रश्न देखते हैं गोलार्ध के बारे में। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर आज का टॉपिक अपने पूरा हो जाता है।
अब यहां पर सबसे पहले अगर देशांतरों की बात करें तो देशांतरों को बांटने वाली, पृथ्वी के ऊपर जितने भी देशांतर है उसको बांटने वाली जो रेखा है 0 डिग्री प्रदान देशांतर रेखा, इसके इस साइड वाले देशांतर कहलाते हैं पूर्वी देशांतर। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व दिशा वाले देशांतर पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री प्रदान देशांतर रेखा के पश्चिम दिशा वाले जो देशांतर है उसको कहते हैं पश्चिमी देशांतर। तो 0 डिग्री के पश्चिम में पश्चिमी देशांतर, 0 डिग्री के पूर्व में पूर्वी देशांतर। तो ये जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री प्रदान देशांतर रेखा, ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। 0 डिग्री के इस साइड वाला पूर्व दिशा में उसको कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो यहां पर इससे संबंधित अगर प्रश्न बनता है कि देशांतर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, 0 डिग्री के पूर्व वाले पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री के पश्चिम वाले पश्चिमी देशांतर। एक प्रश्न ये हो गया। अगर प्रश्न आ जाए कि देशांतर के अनुसार कितने गोलार्ध है, तो देशांतर के हिसाब से गोलार्ध कितने हैं, 2 गोलार्ध है। 0 डिग्री प्रदान देशांतर रेखा के पूर्व की साइड वाला पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम की साइड वाला पश्चिमी गोलार्ध, तो ये हो गए 2 गोलार्ध। अगर यहां पर यह प्रश्न आता है कि भारत कौन से देशांतरीय गोलार्ध में है, भारत है वो कौन से देशांतरीय गोलार्ध में है, और भारत यहां पर है। अगर प्रश्न आता है कि भारत कौन से देशांतरीय गोलार्ध में है, तो भारत आप यहां पर है, तो कौन सा देशांतरीय गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध। अगर प्रश्न आता है देशांतरीय गोलार्ध तो पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कौन से देशांतरीय गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में है भारत। अब यहां पर ये तो हो गए देशांतर रेखा के अनुसार। अब हम देखेंगे अक्षांश रेखाओं के हिसाब से गोलार्ध। तो उत्तर दक्षिण से जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो लाइनें खींची जाती है उनको देशांतर रेखा कहते हैं। ऐसे ही पश्चिम से पूर्व की ओर जो लाइनें खींची जाती है उनको कहते हैं अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखाओं को या अक्षांशों को 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, वो रेखा पृथ्वी को या अक्षांशों को 2 भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा वाले अक्षांश है उनको कहा जाता है उत्तरी अक्षांश, और भूमध्य रेखा के दक्षिण दिशा वाले जो अक्षांश है उनको कहा जाता है दक्षिणी अक्षांश। तो अगर प्रश्न आता है कि अक्षांश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, भूमध्य रेखा के उत्तर वाले उत्तरी अक्षांश और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाले दक्षिणी अक्षांश। अगर प्रश्न आता है कि अक्षांशीय विस्तार के अनुसार या अक्षांश रेखाओं के अनुसार पृथ्वी के कितने गोलार्ध है, तो अक्षांश रेखाओं के अनुसार पृथ्वी के 2 गोलार्ध है। जैसे देशांतर के अनुसार 2 गोलार्ध थे, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध, उसी तरह 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या अक्षांश रेखाओं के अनुसार 2 गोलार्ध है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां पर भारत यहां पर है। तो अगर प्रश्न आता है कि अक्षांशीय विस्तार के अनुसार या अक्षांशीय गोलार्ध के अनुसार भारत कौन से गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। 0 डिग्री के ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहां पर 2 बातें ध्यान रखनी है। अगर आपके प्रश्न आता है कि भारत का देशांतरीय गोलार्ध कौन सा है, तो देशांतर रेखा के हिसाब से भारत कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। अगर प्रश्न आता है कि अक्षांशीय भारत का अक्षांशीय गोलार्ध कौन सा है, तो अक्षांश रेखा के हिसाब से भारत है वो कौन से गोलार्ध में आता है,
उत्तर की साइड में यानी उत्तरी गोलार्ध में आता है। और तीसरा प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत कौन से गोलार्ध में है, भारत कौन से गोलार्ध में है, एक तो ये प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है भारत का अक्षांशीय गोलार्ध। तीसरा ये प्रश्न बनता है भारत का देशांतरीय गोलार्ध। तो ये प्रश्न बनता है कि भारत का देशांतरीय गोलार्ध, तो भारत है वो पूर्वी देशांतर में है, 0 डिग्री के पूर्व में यानी पूर्वी देशांतर में है। तो 0 डिग्री के पूर्व में जो गोलार्ध है उसको पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। तो भारत का देशांतरिक गोलार्ध कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध। और अगर प्रश्न आता है कि भारत का अक्षांशीय गोलार्ध कौन सा है, तो भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा वो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध। भारत है वो भूमध्य रेखा के ऊपर में है, यानी कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध है। और अगर प्रश्न आता है कि भारत का गोलार्ध कौन सा है, तो गोलार्ध 4 प्रकार के होते हैं। यहां पर अगर दिशाओं को आप देखें यहां पर, तो ये मैंने 4 भाग बना दिए। ये 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी को 4 भागों में बांटती है यानी 4 गोलार्धों में बांटती है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये दिशा यहां पर लिख देता हूं, ये उत्तर दिशा हो गई ऊपर वाली, नीचे वाली हो गई दक्षिण दिशा, इस साइड वाली हो गई पूर्व दिशा और इस साइड वाली हो गई पश्चिम दिशा। अब ये वाला भाग है, ये कौन सा भाग हो गया, ये उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में है, इसलिए उसको बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। 2 दिशाओं के बीच में, उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में, तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, एक गोलार्ध ये हो गया। अब इस साइड वाला भाग, ये कौन से 2 दिशाओं के बीच में, तो दक्षिण और पश्चिम में बीच में, तो ये हो गया दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। अब इस साइड वाला भाग है, ये कौन से 2 दिशाओं के बीच में है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में, तो ये आएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब ये वाला भाग, ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, तो दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। यहां पर ये एक बात ध्यान रखना है, अब भारत जो है वो भूमध्य रेखा जो है इसके तो ऊपर में है, भूमध्य रेखा के तो उत्तर में है, और 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा इसके पूर्व में है। तो भारत कौन से गोलार्ध में हो गया, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो यहां पर यह बात आपको ध्यान रखनी है, 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा के तो भारत पूर्व की साइड में है और 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर की साइड में, इसलिए भारत का अगर आता है कि भारत कौन से गोलार्ध में है, तो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। अगर यहां पर होता तो दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, इस साइड होता तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध या दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। तो गोलार्ध कितने हैं, 4 है। ये 4 नाम आप याद रखना और तीनों प्रश्नों के उत्तर भी याद रखना। अगर प्रश्न आता है भारत का गोलार्ध तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, भारत का अक्षांशीय गोलार्ध तो अक्षांश रेखा के उत्तर में तो उत्तरी गोलार्ध, भारत का देशांतरीय गोलार्ध तो देशांतर रेखा 0 डिग्री के पूर्व में इसलिए पूर्वी गोलार्ध। तो ये आज का टॉपिक था। इसके अंदर हमने टाइम जोन के बारे में समझा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में समझा और साथ में गोलार्धों के बारे में समझा। तो आज हमारा जो टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये आज हो गया पूरा। कल से हम जो शुरू करेंगे वो भारत का परिचय नाम से टॉपिक
शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी आपकी इंक्वायरी है या कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।